Hi guys, welcome back. My name is C.S. Shantan Mandaria. Once again, welcome you all to the amendments for June 2023 examinations. And with this video, we are starting all the subjects amendment and will be going through all of them one by one. So आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे GMRC के जून 2023 के अमेंडमेंट्स के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके नोट्स वगैरह सब कुछ अब तैयार हो चुके हैं। एंड हमारा जो मोबाइल ऐप है जिसका नाम है शांतनु दान्या अकेडमी, वहाँ पे मैंने इसको अपलोड भी कर दिया है और ये वीडियोस भी वहाँ पे अपलोड हो जाएंगी। तो अब बात करनी स्टार्ट करते हैं। एंड क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे यूट्यूब वगैरह पे नहीं देख पाते हैं बिकॉज आई वर्क एज वेल एज द सीनियर मैनेजर कंप्लायंस, सो उतना समय नहीं मिल पाता। बट ये बताना चाहता हूँ कि आपने मुझे फिर भी बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट किया है। बिकॉज मैंने पहले डिटेल क्लासेस करी CS प्रोफेशनल की, फिर फास्ट ट्रैक सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल क्लासेस, सारे सब्जेक्ट्स की फास्ट ट्रैक क्लासेस हिंदी में, और फिर सारे ही सब्जेक्ट्स की अब इंग्लिश में भी फास्ट ट्रैक क्लासेस की पूरी इंग्लिश के अंदर रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। सो ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि आप लोग डिमांड कर रहे थे, तो एक एक करके मैं आपके सपोर्ट से ये सब चीज़ें अकेले करता गया। चलिए, तो आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जून 2023 के अमेंडमेंट्स के बारे में। और यहाँ पे जिन जिन चैप्टर्स में अमेंडमेंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे आपके सामने रखे हैं, और नोट्स को और ज़्यादा आई थिंक साफ रखने की विद द हेल्प ऑफ वेरियस आई थिंक फ्लो चार्ट एक्सेट्रा करने की कोशिश करी, जिससे कि आपको वो चीज़ें समझ में आए। अच्छा, ड्राफ्टिंग में कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। ग्रुप 1 और CS प्रोफेशनल टैक्स वी डोंट हैव एट द मोमेंट, उसके अलावा सभी सब्जेक्ट्स हैं। तो हमारे ग्रुप 1 के अमेंडमेंट का ये पहला और ये आखिरी सब्जेक्ट होगा। इसके बाद RCD, CRIV एंड सेक्रेटरियल ऑडिट सभी में अमेंडमेंट्स हैं ग्रुप 2 के अंदर, एंड वो सब मैं कराऊंगा। एंड ग्रुप 3 में कॉर्पोरेट फंडिंग, MTCS, IBC, IPR, इन सभी में अमेंडमेंट्स हैं, वो भी मैं कराता चलूँगा आने वाले दिनों में। अभी बहुत समय है और हमने सबसे पहले आई थिंक अमेंडमेंट्स अब स्टार्ट कर दिए हैं। चलिए, तो आप हमारा मोबाइल ऐप ज़रूर डाउनलोड करें जिसका नाम है शांतनु दान्या अकेडमी। अगर आप एक iOS यूज़र हैं, एप्पल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो आप क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कोड डालें IGED। चलिए, तो सबसे पहला चैप्टर जो आज हमारे सामने है जिसके अंदर अमेंडमेंट्स हैं वो है चैप्टर 2, जिसका नाम है लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। मैंने ये देखा है कि क्योंकि इतने समय से मैं अमेंडमेंट्स कंप्लीट करा रहा हूँ, तो मैंने ये देखा है कि हमेशा चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 2 एंड 6 तो पक्का ही है, मान के ही चलो आप, इनके अंदर अमेंडमेंट्स आते ही आते हैं, और इस बार भी ऐसा ही है। तो आज जब हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक सबसे पहला जो मुद्दा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके वो ट्रांसपेरेंसी का आ जाता है, रिलायबिलिटी का आ जाता है। एंड हमें मेक श्योर करना है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन है या जो उनको अपॉइंट करने का तरीका है वो साफ हो, यानी उसके अंदर जो भी क्लैरिटी होनी चाहिए प्रोविजंस और रूल्स के हिसाब से वो हो, और सारी की सारी कंपनी उसी को अवॉइड करे। बिकॉज आज के समय में मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से, या यूँ मान के चलिए वो डायरेक्टर जो हर डे टू डे मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे डायरेक्टर्स गलत ही कर रहे हैं, पर ये ज़रूर है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पे हमारा एक अलग से ट्रस्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है, और इसीलिए लॉ भी ये कहता है कि कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। तो यहाँ पे एक पिक्चर भी है आपके सामने, कटआउट भी लगाया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने सिर्फ किसी एक बंदे को बिठा रखा है, बंदा भी नहीं है, एक ऐसे ही बिल्ली को यहाँ पे बिठा रखा है, और ये सारे आप देख रहे हैं कि लोग हैं। तो ये क्या ही बोलेगी भाई, जो ये बोलेंगे इसने ना हाँ बोलना है ना बोलना है, तो अल्टीमेटली ये डिसाइड कर रहे हैं, बता ये रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है जो इस चेयर पे बैठा है, बट ये क्या इंडिपेंडेंस है इसकी? तो कोई इंडिपेंडेंस ही नहीं है, जो बोलना है करना है भाई, ये बाकी इंसान है वो इंसान नहीं है, तो क्या वो हाँ में हाँ मिलाए या ना में ना मिलाए। तो कंपनीज क्या कर रही है, बहुत बार ऐसे लोगों को भी अपॉइंट कर रही है जिनका अपना खुद का कोई जजमेंट नहीं है, कोई व्यू नहीं है, जो कि डेफिनेटली गलत है। बिकॉज फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो अपॉइंट करने का ऑब्जेक्टिव है वो ही कहीं ना कहीं डिफीट हो जाता है। तो अगर बात करें अमेंडमेंट्स के बारे में, तो यहाँ पे सेबी को LODR से जोड़ा गया है। LODR में जो 6th अमेंडमेंट है रेगुलेशन 2022 में जो आया 6th अमेंडमेंट के हिसाब से, वहाँ पे यही बात करी गई कि कैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा, और अगर मेजॉरिटी यानी स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होगा, ये नॉर्मल रूल है।
और आई एम श्योर ये बात हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि स्पेशल एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में फ़र्क क्या है। सो ऑब्वियसली हम 75% एंड अबव की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि इतने लोग अगर अपना कंसेंट देंगे, इतने मेंबर्स अपना कंसेंट देंगे तो किसी भी इंसान को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने की परमिशन है। पर यहाँ पे ये भी बताया गया, भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये भी बताई गई ये बात कि अगर मान लीजिए 75% का जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाता है, पर जितने लोग वोट कर रहे हैं, मान लीजिए 10 लोग वोट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, सो 10 लोग वोट कर रहे हैं एंड ये चलिए इसको और बढ़ा लीजिए 100 लोग वोट करें, क्योंकि कंपनी में 10 लोग हों ये थोड़ा सा अलग लगता है, तो विल टेक इट एज 100 फॉर एग्जाम्पल। तो हमें चाहिए था 76 लोग, यानी मोर देन 75, तो 100 का टोटल है, तो हमें 76 लोग का टेक्निकली कंसेंट चाहिए था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए। पर वो कंसेंट उतने लोगों का हमें नहीं मिला, बट वी हैव गॉट द कंसेंट ऑफ 65%। सो रादर देन 76 या 75 एंड अबव, हमें 65% लोगों का कंसेंट मिला है, यानी 65% लोग हाँ बोलते हैं और 35 जो है वो ना बोलते हैं। तो पहली कंडीशन ये कहती है कि अगर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन मिल जाता है, यानी स्पेशल रेजोल्यूशन से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो उससे अच्छी और कोई बात हो नहीं सकती। पर साथ साथ ये भी कहा गया है, क्योंकि बहुत बार अगर हम इस कंडीशन पे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो शायद बहुत बार ऐसा होगा कि कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो नहीं पाएगा, जिसका पूरा जो नुकसान है, पता नहीं फायदा किसको होगा, बट पूरा नुकसान शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर को होगा। तो रादर देन जो पर्सनल ईगोज हैं वही चलते रहे और काम ना हो पाए, आई डोंट थिंक सो कि ये कोई अच्छी चीज़ होगी। तो उन्होंने यहाँ पे कहा कि पहली प्रायोरिटी तो यही है कि भाई हमें स्पेशल रेजोल्यूशन मिल जाए और उसके जरिए हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर लें। पर अगर ऐसा नहीं हो पाता, किसी वजह से उतने लोग अग्री नहीं कर रहे हैं, तो ये देख लें कि मेजॉरिटी कहाँ है, मेजॉरिटी हाँ की तरफ है ना की तरफ है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि 100 में से 65% लोग हाँ बोल रहे हैं कि हाँ इस फलाने बंदे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर दो, और 35 ना बोल रहे हैं। तो टेक्निकली 75 तो कहीं भी मीट आउट नहीं हो रहा, बट जो क्लोज है वो है 65 और वो है यस की तरफ। तो उस चीज को कंसिडर करके भी हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। तो दो बातें हैं जो समझनी जरूरी है इस अमेंडमेंट के हिसाब से। पहला कि विल लुक आउट फॉर 75% एंड अबव कंसेंट। अगर वो नहीं अचीव होता तो जितने भी लोग आए हैं और जो भी उन्होंने वोट दिया है, किस तरफ मेजॉरिटी वोट है ये हम देख लेंगे और उसके हिसाब से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट का जो फैसला है वो ले लिया जाएगा। सो आइए देखते हैं। तो कहते हैं 14 नवंबर को जब ये इशू किया गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया केम आउट विद द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया LODR 6th Amendment Regulation 2022. Through this amendment, the appointment, reappointment or removal of the independent director of the listed entity shall be subject to the approval of shareholders by special resolution. तो वही बात जो मैं भी आपसे कह रहा था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट जो होगा वो शेयर होल्डर्स के थ्रू होगा और स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू होगा। ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी डाउट किसी को होना नहीं चाहिए। पर जो यहाँ पे प्रोवाइडेड है, जो प्रोविजन है, वो क्या कहता है, provided that where a special resolution for appointment of independent director fails, जो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, fails to get the requested majority। requested majority मतलब क्या, वही 75% एंड अबव पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास माना जाता है। तो अगर उतना परसेंटेज नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हमें स्पेशल रेजोल्यूशन वाला जो पर्सपेक्टिव है वो पूरा नहीं हुआ। तो कहते हैं उस केस में क्या होगा, but the vote cast in the favor of the resolution exceed the vote cast in the favor। फेवर क्या हुआ कि भाई 100 लोग हैं तो 65% लोगों ने, अभी स्पेशल रेजोल्यूशन तो नहीं है 65, बट 65% लोग जो है वो यस बोलते हैं किसी भी बंदे को अपॉइंट करने के लिए एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जबकि जो 35 लोग हैं, ये कोई भी हो सकते हैं जो भी इनके नाम है, वो नो बोलते हैं। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई देखो कंडीशन स्पेशल रेजोल्यूशन की तो कहीं सेटिस्फाई नहीं हो रही, ना हाँ में हो रही है और ना में तो बहुत दूर की बात है, तो वहां भी नहीं हो रही। बट ये देख लें अगर कि मेजॉरिटी किस तरफ है, तो वो हाँ की तरफ है, और ये कहती है 65% जनता कि मिस्टर ए बी, मिसेज ए बी, व्हाट मिस ए बी, जो भी है उन्हें अपॉइंट कर दिया जाए। तो कहते हैं कि फिर ठीक है, हम वो रास्ता ले लेंगे और उसके जरिए अपॉइंटमेंट कर देंगे। तो कहते हैं बट द वोट कास्ट इन द फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन एक्सीड द वोट कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, देन अपॉइंटमेंट ऑफ सच इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल डीम टू हैव बीन मेड। डीम मतलब मान लिया जाएगा। तो ये कोई जो प्रोविजन है, ये कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जो कि आप पहले अपनाएंगे, पहले आप नॉर्मल रूट पे जाएंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन की बात करी गई है वही करेंगे। पर अगर वहां बात नहीं बन पाती है तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि जिस तरफ मेजॉरिटी होगी उस तरफ हम अपना जो डिसीजन होगा उसको ले जाएंगे।
कहते हैं उसके बाद इसी अमेंडमेंट के हिसाब से कि जो कंपनी स्पेशली जो ऑब्वियसली लिस्टेड कंपनीज के, क्योंकि इस पे भी एलओडीआर की बात हो रही है, तो लिस्टेड कंपनी की ऑब्लिगेशंस एक प्राइवेट कंपनी पे तो एप्लीकेबल नहीं होंगी। ये ठीक है कि प्राइवेट कंपनी भी अब क्लोजली हेल्ड है या एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी, वो एक अलग बात है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ लिस्टेड एंटिटी एट द मोमेंट। तो कहते हैं कि जो इसी अमेंडमेंट में फर्दर चेंजेस हैं वो ये कहते हैं कि जो लिस्टेड एंटिटी अपने क्वार्टरली हर 3 महीने में या एनुअली साल में एक बार फाइनेंशियल्स पब्लिश करेगी, उन्हें अब फाइनेंशियल्स के साथ ये इंफॉर्मेशन अलग से देनी होगी। तो फाइनेंशियल्स ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि क्वार्टरली और एनुअली या सेमी एनुअली एक्चुअली कोई कंपनीज पहले पब्लिश नहीं करती थी, वो बिल्कुल करती आ रही हैं और अभी तक कर रही हैं। तो इस अमेंडमेंट में उससे कुछ बदलाव नहीं हुआ, बस ये बदलाव हुआ है कि उसके अलावा जो फाइनेंशियल्स आप पब्लिश कर रहे थे उसके अलावा ये फर्दर इंफॉर्मेशन या ये फर्दर डिस्क्लोजर्स एक्स्ट्रा तौर पे आपको देने पड़ेंगे। क्या क्या डिस्क्लोजर्स हैं? डेट इक्विटी रेशियो। अब देखिए आपने शायद अपने स्कूल में या सीएस फाउंडेशन में एग्जीक्यूटिव में कहीं तो कुछ पढ़ा होगा रेशियो एनालिसिस के बारे में, जहां आप कहते हैं कि लिक्विडिटी रेशियो है, डेट इक्विटी रेशियो है, सॉल्वेंसी रेशियो है। ये रेशियो वो परसेंटेज है या आप कहते हैं 1:2 है, 2:1 है, जो कि जस्टिफाई करते हैं कि कंपनी की पोजीशन एट द मोमेंट क्या है। जैसे कि देखिए अगर हम डेट और इक्विटी की बात कर लें, तो अगर आपका जो उधार है वो 3 गुना है और इक्विटी 1 है, 3:1 है, तो ये आइडियल रेशियो नहीं है। इसी तरीके से अगर कंपनी का जो एसेट्स है और जो लायबिलिटीज है उसका रेशियो 2:1 है, यानी 2 एसेट्स है 1 लायबिलिटी, अच्छी बात है क्योंकि आपके पास एसेट ज्यादा है। अगर ये उल्टा हो जाए कि एसेट 1 है और लायबिलिटी 2 है, तो इसका मतलब गड़बड़ है, कंपनी रिस्क पे ऑपरेट कर रही है। तो कहते हैं कि डेट इक्विटी रेशियो भी अब आपको यहाँ पे पब्लिश करना होगा, जो कि पहले आप नहीं करा करते थे। फिर उसके बाद आपके कितने आउटस्टैंडिंग रह गए हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जिनको अभी तक रिडीम नहीं करा जा सका है पर करना है। तो कंपनी को पैसा देना है रिडम्पशन के लिए, वो कितने अमाउंट वगैरह खर्चा होगा इसके बारे में भी आप बताएंगे यहाँ पे। कैपिटल रिडम्पशन में या डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में कितना पैसा है? आप सभी जानते हैं कि जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं, अब ये ऑल टुगेदर सिक्योरिटी लॉ की बात है और मोर टू डू विद द कॉर्पोरेट फंडिंग आई सपोज, पर जब भी हम डिबेंचर्स के बारे में सोचते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सोचते हैं, तो आई थिंक हम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के बारे में भी सोचते हैं। वो इसलिए, और एज पर द लॉ में क्रिएट करना ही है, वो इसलिए क्योंकि जब डिबेंचर के रिडम्पशन की तारीख नज़दीक आ जाए तो कंपनी में एकदम से प्रेशर ना पड़े, कंपनी के पास पहले से तैयारी हो कि हाँ इतना पैसा हमें डिबेंचर होल्डर्स को वापस करना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि डिबेंचर होल्डर्स जो है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, उन्हें इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, बट ड्यू डेट पे उनका पैसा भी उनको वापस मिलेगा। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिबेंचर्स या डेट इंस्ट्रूमेंट। तो वहाँ पे कितना पैसा पड़ा है ये भी आप बताएंगे। कंपनी की नेटवर्थ क्या है, प्रॉफिट क्या रहा है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ईपीएस। कंपनी ईपीएस तो आई थिंक आप कंपनी का कभी भी चेक कर सकते हैं, अर्निंग पर शेयर। आई थिंक हर दिन ये ईपीएस चेंज होगा, कितने शेयर्स ट्रेड हुए हैं, किस प्राइस पे ये शेयर्स ट्रेड हुए हैं, उसके बेसिस पे ईपीएस निकाला जा सकता है। तो वो आप देख सकते हैं, क्योंकि जब भी आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, आई डोंट नो आप कितना ट्रेडिंग में बिलीव करते हैं या नहीं करते, बट आई थिंक ईपीएस एक ऐसी चीज़ है इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। करंट रेशियो ऊपर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, करंट लायबिलिटीज, ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो ऐड ऑन हुई हैं और आपको अब डिस्क्लोजर्स के तौर पे देनी होगी, जो कि पहले आप नहीं दिया करते थे एज अ लिस्टेड एंटिटी। फर्दर ये भी कहते हैं कि इसके अलावा सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी, स्टॉक एक्सचेंज को जब आप अपने फाइनेंशियल सबमिट करेंगे तो ये भी बताएंगे कि जो भी पैसा आपने नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ के तौर पे मार्केट से लिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम मार्केट से पैसे लेने की बात आती है तो वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके जरिए पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। मैंने कुछ ही देर पहले एक सब्जेक्ट का नाम लिया, कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज। तो वहाँ पे आप वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ते हैं, इक्विटी के अंदर भी पढ़ते हैं, डेट के अंदर भी पढ़ते हैं। तो ये कंपनी की अपनी एक इच्छा है, विल है कि वो किस जरिए से पैसा इकट्ठा करना चाहता है। बट कहते हैं कि अगर कंपनी ने नहीं किया तो अलग बात है, बट अगर कंपनी ने किसी भी तरीके से, आप कह रहे हैं यहाँ पे नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के जरिए, नॉन कन्वर्टेबल आपको समझ भी आ रहा होगा, वो सिक्योरिटीज जो लेटर और डेट पे जाके इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होंगी, जिस तरीके से इशू करी गई है उसी तरीके से वो आगे चलती जाएंगी और उसी तरीके से उनका रिडम्पशन भी होगा। कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ फुली कन्वर्टेबल होती हैं, कुछ पार्टली होती हैं, तो कुछ नॉन कन्वर्टेबल होती हैं। तो जो नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है उनका क्या हिसाब होगा, यानी आप जो आपने नॉन कन्वर्टेबल के जरिए पैसा लिया था, जिस पर्पस के लिए लिया था, क्या वो पैसा उस पर्पस में पूरा यूटिलाइजेशन हो गया है,
अगर हो गया है तो अच्छी बात है, बता दीजिएगा कि हो गया है सारा का सारा पैसा यूटिलाइज, और ये इसकी डिटेल्स है। और अगर नहीं हुआ है तो जो बचा है पैसा उसके बारे में आपको बताना होगा कि इतना पैसा मेरे पास अभी भी बचा है, और जब तक वो पैसा बचा है आपके पास, कंपनी के पास, जो उसने नॉन कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट के जरिए रेज किया था, तब तक ये रिपोर्टिंग जो होगी वो जाती रहेगी, तब तक ये रिपोर्टिंग कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी। तो ये सेबी के एलओडीआर के हिसाब से कुछ बदलाव हैं जो कि किए गए हैं, और यही हमारे इस अमेंडमेंट का भी पार्ट है। तो देखिए आइए देखते हैं। तो कहते हैं फर्दर अ लिस्टेड एंटिटी अंडर रेगुलेशन 52 क्लॉज 7 shall submit to stock exchange along with the quarterly financials a statement indicating the utilization, जो मैंने अभी आपको बात बताई, the issue proceed of non convertible security till such proceeds, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो जो चीजें मैं आपके, क्योंकि नोट्स मैंने बनाए हैं तो सोच के बनाए हैं कि ऐसे नोट्स हों जो आप समझ सके, जब मैं बताऊं तो आपको और इजी हो जाए। तो जब मैं आपको बताऊं कोई भी चीज़, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट्स के अमेंडमेंट कंप्लीट कराने वाला हूं, स्टार्ट मैंने आप देख ही रहे हैं, सबसे पहले कर ही दिया है और करता ही जाऊंगा आने वाले दिनों में। जैसे जैसे आप देखेंगे हमारे ऐप पे शांतनु तान्या अकेडमी, वहाँ पे अमेंडमेंट्स आपको दिखते जाएंगे सभी सब्जेक्ट्स के। तो आपने क्या करना है, जो बात थी वो ये कि आपने क्या करना है कि जब मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना, उसको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि एक चीज़ मेरी क्लासेस में आप पाएंगे, क्योंकि हम प्रोफेशनल की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स थोड़े मैच्योर होते हैं, तो उनका कंसंट्रेशन पावर डेफिनेटली ज़्यादा होता है। तो मेरा ये कहना होगा कि जब मैं यहाँ पे कोई भी बात कहूँ, आप थोड़ा बहुत उसको अपने शॉर्ट समरी नोट्स के हिसाब से लिखते रहिए, बिकॉज जब आप एग्जामिनेशन में इन चीज़ों को देखेंगे ना, तो उतना समय नहीं लगना चाहिए। मतलब मैं नहीं सोचता, अगर मैं एज अ स्टूडेंट हूँ तो मैं इस पेज को समझने में एग्जाम से एक दिन पहले 2-3 मिनट भी देना चाहूँगा, नहीं, मैं वो समरी जो नोट्स मैंने लिखे हैं मैं उसी के बेसिस पे काम चलाऊंगा, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले बहुत कुछ होता है जो करना है, एंजाइटी अलग से होती है। तो जो हम पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हैं, जो काम ईजी कर सकते हैं, वो क्यों ना कर लें। तो मेरा ये सजेशन होगा, जो जो मैं बता, क्योंकि जो बताऊंगा वही है यहाँ पे, तो अगर आपने वो चीज़ ध्यान से समझ ली तो आई थिंक आपने सब कुछ समझ लिया। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। तो बात करते हैं वापस आके, तो कहते हैं कि एक स्टेटमेंट जाएगी स्टॉक एक्सचेंज को, जिसमें आप लिस्टेड एंटिटी ये बताएगी कि उसने जो पैसा लिया है नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के जरिए, उसका क्या हुआ है, क्या वो यूटिलाइजेशन हो गया है पूरा। अगर हो गया है तो मुबारक है, बता दीजिए कहाँ पे किया, और अगर नहीं अभी तक हो पाया तो कितना पैसा बचा है ये आप बता दीजिए। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो होगी वो आपको देनी रहेगी। तो यही इस चैप्टर में अमेंडमेंट था जो मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर्स के अमेंडमेंट की तरफ, और अब चैप्टर नंबर 2 के बाद आ रहा है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बोर्ड इफेक्टिवनेस। अब देखिए हम बात बहुत करते हैं बोर्ड इफेक्टिवनेस के बारे में, बट यहाँ पे जो न्यूज़ इकोनॉमिक टाइम्स में छपी है और जो लेटेस्ट है न्यूज़, वो ये कहती है कि इंडिया का जो बोर्ड रूम है उसमें विजडम तो बहुत सारी है, यानी सीनियर्स एक एज के बाद आप कह देते हैं कि कोई सीनियर सिटीजन हो जाता है, तो वैसे लोग तो बहुत हैं, बट जो यंग ब्लड है वो नहीं है, यानी आप नहीं है, मैं नहीं हूँ, हम जैसे लोग नहीं हैं। तो ये एक डेफिनेटली चिंता की बात है, बिकॉज आई थिंक विद एज एक एक्सपीरियंस ज़रूर आ सकता है, और वो भी बहुत बहुत वैल्यूबल होता है, बट आई थिंक यंग ब्लड का भी सामने आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसी को शायद हम सक्सेशन प्लानिंग से रिलेट करते हैं। और तो सक्सेशन प्लानिंग की बात यहाँ नहीं हो रही है, बट सक्सेशन प्लानिंग अगर ये नहीं है तो क्या है। सक्सेशन प्लानिंग में क्या होता है कि आप जो नीचे होते हैं, एक लेवल नीचे होते हैं, उन्हें आप स्टेप अप करते हैं। स्टेप अप कैसे करेंगे, जब तक वो बोर्ड रूम में आएंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, कैसे स्टेप अप होगा। एकदम से किसी को आप जहाज, एरोप्लेन, फ्लाइट, कुछ भी कह दीजिए, चल रहा है, किसी को एकदम कॉर्पोरेट पे ले जाके उसको भाई कंट्रोल दे दीजिए, क्या वो संभाल पाएगा? नहीं ना, क्योंकि उसने कभी वो चीज़ देखी नहीं। तो धीरे धीरे जब वो उसकी ट्रेनिंग लेगा तो एक दिन ज़रूर आ जाएगा जहाँ पे उन चीज़ों को खुद मैनेज कर लेगा। तो ये आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इकोनॉमिक टाइम्स के जरिए हमें पता चली है। चलिए इस चैप्टर के अमेंडमेंट के बारे में हम बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। तो बात यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लेके हो रही है, बिकॉज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का बहुत ही आई थिंक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, चाहे आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहिए, चाहे आप बोर्ड के बारे में बात करिए, चाहे कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ के बारे में बात करिए। आई थिंक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डेटाबेस के बारे में, जो कि मेंटेन किया जा रहा है, क्योंकि कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, वो आपने तो कह दिया, कानून तो बना दिया कि भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए कंपनीज को,
तो कंपनी कहती है कहाँ से लाएं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में हम कहीं पोस्ट कर सकते हैं, नौकरी की वैकेंसी निकाल सकते हैं, बट बहुत वाइड आई थिंक सर्च करनी पड़ेगी। तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए जहाँ पे सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेटाबेस हो और उधर से ही हम सर्च कर लें, और जो हमारी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स को सूट करता है। इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट का मतलब ये है जिसके पास वो एक्सपर्टाइज है जो हमें चाहिए, उतना एक्सपीरियंस है, उससे बात करके हम चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं। तो इसीलिए एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेटाबेस बनाया गया जिसमें आप CS बनने के बाद खुद को भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात करेगी। कहते हैं कि कंपनी अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर सेकंड अमेंडमेंट रूल्स 2022। तो कहते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑन 10th जून केम आउट विद द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन सेकंड अमेंडमेंट रूल्स टू अमेंड द कंपनी अपॉइंटमेंट एंड डायरेक्टर क्वालिफिकेशन 2014। तो 2014 में जो रूल्स आए हैं उनको 2022 में सेकेंड टाइम दोबारा से अमेंड किया गया है। और जो अमेंडेड क्लॉज है वो ये कहता है, जो मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया, कि एक डेटाबेस रखा जाएगा। अगर आप अपने आप को उस डेटाबेस में इनरोल कराना चाहते हो तो एक 1000 रुपये की फीस आपको देनी है, और उसके बाद एक ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी आपको पास करना होगा। जब आप वो पास कर लेंगे तो आपका नाम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के डेटाबेस में ऐड हो जाएगा। तो कंपनीज जब सर्च करेंगी और अगर वो सर्च कर रही हैं जो क्वालिफिकेशन या एक्सपर्टाइज आपके पास है, तो हो सकता है वो आपको अपनी कंपनी के बोर्ड पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रख लें, क्योंकि एनीवे उन्हें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। तो वो चाहेंगे कि उन्हें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इजीली मिल जाए और बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसीलिए डेटाबेस बनाया गया है। पर यहाँ पे ये भी कहा गया है कि मान लीजिए मैंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने के नाते अपने आप को रजिस्टर तो करा लिया, मतलब मैंने कहा कि भाई हाँ मैं बनना चाहता हूँ, बट मैंने वो ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं दिया। तो कहते हैं उसके बगैर आपका नाम रजिस्टर नहीं होगा, आपको वो करना मैंडेटरी है, करना ही करना होगा। और जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रजिस्टर्स में आपका नाम नहीं आएगा और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आइए देख लेते हैं। Any individual whose name has been removed from the data bank under subsection 4, subrule 4, may apply for the restoration of the name on the payment of fees of 1000 rupees, and the institute shall allow such restoration subject to the following conditions. तो आपने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए या जो टेस्ट है वो समय पे नहीं दिया, आपका नाम हटा दिया गया कि भाई आपने जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उसको नहीं माना, तो अब आपका नाम हटा दिया। अब आप कहते हैं अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे ड्यू डेट का आइडिया नहीं था, या जो और वजह है, आपने कोई रीजन दिए, कहते हैं ठीक है 1000 रुपये आपको दोबारा देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ये रेस्टोरेशन फीस है। अभी देखिए आप एग्जामिनेशन फीस या चलिए एग्जाम फॉर्म कहते हैं ना, एग्जाम फॉर्म जो होता है ICSI का, एग्जीक्यूटिव है, अभी प्रोफेशनल में आप हैं या आगे जाके मेंबर बनेंगे, नहीं पे करते हैं एग्जाम की फीस या ICSI मेंबरशिप की फीस, तो क्या होता है? क्या होता है? एक तारीख दी जाती है, इस तारीख तक आपको एग्जाम फॉर्म भरना है, अगर नहीं भरेंगे तो इतना आपको एक्सटेंडेड समय मिलेगा, उसके साथ आप लेट फीस दे के भर सकते हैं। यही होता है एग्जाम फॉर्म में भी, यही होता है। ICSI मेंबरशिप की जो फीस की लास्ट डेट होती है उसमें भी यही है कि यहाँ तक आप भर सकते हैं, इसके बाद अगर आप करेंगे तो पेनल्टी लगेगी आप पे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि आपने ड्यू रिक्वेस्टिव टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं फॉलो करी, तो ठीक है अब आप दोबारा से पूरा प्रोसेस करिए, 1000 रुपये की पहले रेस्टोरेशन फीस दीजिए, और जब आप रेस्टोरेशन फीस दे रहे हैं, जिस समय वो रेस्टोरेशन फीस दे रहे हैं उसके 1 साल तक आपको वो ये 1 साल तक, आने वाले 1 साल तक जो ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसको क्लियर करना है, जिसमें वो बेसिक क्वेश्चन पूछेगा एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को जो पता होने चाहिए। अगर आप वो 1 साल के अंदर क्लियर कर लेते हैं तो आपका नाम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के डेटाबेस में ऐड हो जाएगा। अगर आप 1 साल का समय ऐसे ही निकाल देते हैं तो फिर ये स्टेप दोबारा से करिए कि फिर वही रेस्टोरेशन की फीस दीजिए और फिर 1 साल का समय आपको एडिशनल मिल जाएगा, फिर आप पेपर निकालिए। तो ये यहाँ पे जो बात है अमेंडमेंट के तौर पे कही गई है। तो कहते हैं कि हिज नेम शैल बी शोन द सेपरेट, तो जिसका नाम एक बार निकाल दिया गया है रजिस्टर से, अगर अब वो दोबारा आना चाहता है तो 1000 रुपये की फीस उन्हें देनी पड़ेगी, और उनका नाम एक रेस्टोर्ड कैटेगरी होगी उसके अंदर। अभी वो मेन रजिस्टर में मूव नहीं करेंगे क्योंकि वो एक बार डिफॉल्ट कर चुके हैं, तो अब जब वो दोबारा आए हैं तो 1000 रुपये देने के बाद उनका नाम रिस्टोर्ड एक कैटेगरी होगी उसमें रखा जाएगा 1 साल के लिए, और इस 1 साल के अंदर उनको ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो पास करना होगा। और अगर वो ऐसा कर लेते हैं, जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो जो उनका नाम है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के डेटाबेस में जुड़ जाएगा। और जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो वही प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे।
In case he fails to pass the online proficiency test within 1 year from the date of restoration, his name shall be removed from the data bank and he shall be required to apply afresh. दोबारा से करिए पूरा प्रोसेस। तो बेहतर है कि जब आप रेडी हों फिजिकली मेंटली तो ही ये फॉर्म्स वगैरह भरिए, क्योंकि होता क्या है हम लोग के साथ बहुत बार कि हम बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं तो इनरोलमेंट करा लेते हैं, पर उसके बाद उन पे आगे काम नहीं कर पाते, समय नहीं मिलता या हमें लगता है कि शायद हमने ये डिसीजन सही नहीं लिया। तो सोच समझ के डिसीजन लें। अननेसेसरी बात, चलिए 1000 रुपये की तो अपनी जगह है ही है, बट साथ साथ ये भी है कि अननेसेसरी आपके नाम के आगे या आप किसी डिफॉल्टर लिस्ट में आए बिना मतलब वो अच्छा नहीं लगेगा आपको भी। तो ये एक प्रोसेस है जिसका फुलफिलमेंट हमें करना होगा अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के डेटाबेस में अपना नाम ऐड कराना है। तो आपके लिए कुछ स्टैट्स लेके आया हूँ, कुछ फिगर्स लेके आया हूँ जो कहते हैं कि इस समय इंडिया में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब नहीं, इस तारीख तक 21,524 जो लोग हैं वो अपने आप को इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बेस में रजिस्टर करा चुके हैं। बट आप देखिए रजिस्ट्रेशन से कुछ नहीं होता, प्रोफिशिएंसी टेस्ट कितनों ने पास किया है, इसके ऑलमोस्ट आधों ने 21,000 का रजिस्ट्रेशन तो हो गया, बट 11,554 ही हैं जिन्होंने ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास कर लिया है। इसमें इतनी विमेंस हैं, ये टोटल कंपनीज हैं, और कंपनीज ने आज तक यानी इस तारीख तक 9,792 सर्चेस कंडक्ट करे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को ढूंढने के लिए कि कौन से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उनकी जो स्किल सेट है उसको मैच करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को मैच करते हैं। तो ये सब डेटा मैंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की वेबसाइट से लिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 के बारे में। तो आप देख रहे हैं जून 2023 की अमेंडमेंट फॉर द सब्जेक्ट कॉल्ड एज GMRC। एक चीज़ मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि देखिए हमारे पास जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा डिटेल क्लासेस तो हैं ही हैं, फास्ट ट्रैक क्लासेस भी हैं, और जो आप ये अमेंडमेंट्स देख रहे हैं ये सब डिटेल क्लासेस के बच्चों को PDF नोट्स एंड वीडियो क्लासेस एंड फास्ट ट्रैक के बच्चों को भी ये नोट्स एंड जून 2023 की ये वाली वीडियो क्लासेस मिलने वाली हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जिन्होंने फास्ट ट्रैक लिया है उन्हें हम अमेंडमेंट्स नहीं देंगे, सभी सब्जेक्ट्स के अमेंडमेंट्स उन्हें भी मिलेंगे, और इवन फास्ट ट्रैक वालों को यही अमेंडमेंट्स मिलेंगे जो कि डिटेल क्लासेस वालों के लिए रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो उनके लिए तो और अच्छा है कि आराम से अमेंडमेंट्स वो देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आई थिंक अगर आप पहले ये सब्जेक्ट देख चुके हैं और किसी वजह से आपका एग्रीगेट नहीं बना, पेपर नहीं देने जा पाए, जो और कोई वजह थी, तो डिटेल क्लासेस का अगर टाइम है तो अच्छी बात है, अदरवाइज फास्ट ट्रैक बैचेस भी आप हमारे देख सकते हैं जो कि सभी 1 to all सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है एक्सेप्ट टैक्सेशन एट द मोमेंट। और आई थिंक ये बहुत ज़्यादा फर्क इसलिए स्पेसिफिकली अगर बताऊं कि नहीं होगा बिकॉज आपको पता होगा ICSI का जो न्यू सिलेबस है जो फाइनलाइज हो चुका है, वो प्रपोज नहीं रहा, उसमें टैक्स है ही नहीं। तो जब तक ये सिलेबस चल रहा है जो कि मुझे आपको भी पता है कि अब कुछ ही समय की बात है, टैक्स खत्म ही हो गया ऑल टुगेदर। इस पे एक अलग टॉपिक पे डिस्कशन हो सकती है कि ये कितना सही फैसला है या ये सही फैसला नहीं है, जो भी है, बट यस टैक्सेशन खत्म हो चुका है। तो इसके अलावा हमारे पास सभी सब्जेक्ट्स के डिटेल एंड फास्ट ट्रैक अवेलेबल है इन नॉर्मल हिंदी एंड इंग्लिश, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, प्लस इन कंप्लीट इंग्लिश, मतलब वहाँ पे मैंने एक भी हिंदी का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है। कंप्लीट इंग्लिश मतलब कंप्लीट इंग्लिश, और एक सब्जेक्ट की नहीं, सबकी डिटेल क्लास, सबके फास्ट ट्रैक हिंदी इंग्लिश, सबके फास्ट ट्रैक पूरे इंग्लिश में, ये सब अवेलेबल है, और एग्जीक्यूटिव में भी डेफिनेटली सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। चलिए बात करते हैं अब चैप्टर 6 के बारे में जो कि है कॉर्पोरेट पॉलिसीज एंड डिस्क्लोजर्स। यहाँ पे जो बात है वो एक डेफिनेशन को चेंज को लेके है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक डेफिनेशन में कुछ बदलाव किए गए हैं। आइए वो क्या है अब हम देख लेते हैं। सो आई थिंक जब हम इस अमेंडमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि ऑब्वियसली इनसाइडर ट्रेडिंग से इंस्पायर्ड है, नहीं उसी से रिलेटेड है। सो ये तो सभी को ये पता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, बट फिर भी आपको बताने के लिए एक बार रिफ्रेश करने के लिए, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है इनसाइडर है ना, एक हिंदी में कहावत भी है, तो कहते हैं कि जो घर का भेदी है वो लंका ढाए, मतलब कोई एक ऐसा इंसान जिसको घर की सारी बातें पता हैं, वही बाहर उम्मीद नहीं थी उससे ऐसा करेगा, पर उसी ने जाके बाहर सारी इंफॉर्मेशन लीक कर दी। तो इनसाइडर ट्रेडिंग में कुछ ऐसा ही है जहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान जिसको हम बहुत
रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत मान सम्मान देते हैं, बहुत विश्वास करते हैं, और वो उस पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाता है। जो हमारी कॉन्फिडेंशियल बातें बोर्ड मीटिंग में हो रही हैं, क्योंकि वहीं पे डिविडेंड डिक्लेयर वगैरह का फैसला लिया जाता है, वो बाहर जाके दूसरे लोगों को बताता है, तो उसी को इनसाइडर ट्रेडिंग का नाम दिया जाता है। खैर, इस अमेंडमेंट के हिसाब से यहाँ पे जो सिक्योरिटीज की डेफिनेशन है, पहले उसमें म्यूचुअल फंड्स को नहीं जोड़ा गया था, यानी कहा गया था कि सिक्योरिटी हर वो चीज़ है जो कि डिफाइन करी गई है, अभी हम देखेंगे, पर म्यूचुअल फंड्स के अलावा, पर अब म्यूचुअल फंड्स भी उसका पार्ट है। आइए देखते हैं। ये मैं PIT यानी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग के रेगुलेशंस के हिसाब से बता रहा हूँ, यानी वो सिक्योरिटी की डेफिनेशन जो सेबी PIT रेगुलेशन में दी है, उसमें म्यूचुअल फंड्स को पहले इंक्लूड नहीं किया था, पर अब म्यूचुअल फंड्स को भी सिक्योरिटीज की डेफिनेशन जो PIT रेगुलेशंस में दी गई है उसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो कहते हैं कि 24 नवंबर 2022 द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया केम आउट विद द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया PIT अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2022 टू फर्दर अमेंड द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया PIT रेगुलेशंस। और इस रेगुलेशन में जो उन्होंने वर्ड हटाया है वो ये था, एक्सेप्ट द यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो पहले ये इस डेफिनेशन का पार्ट थे, बट अब इस चीज़ को, इस लाइन को जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिसको मैंने क्रॉस आउट भी कर रखा है, इसको हटा दिया। यानी जो अपडेटेड डेफिनेशन थी, जो अपडेटेड डेफिनेशन है वो ये है, सिक्योरिटी शैल हैव द सेम मीनिंग असाइंड टू इट अंडर SCRA बस, और एनी मॉडिफिकेशन देयर ऑफ एक्सेप्ट यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ये जो लिखा था इसको हटा दिया गया है। यानी सिक्योरिटीज हर वो चीज़ है जो कि SCRA के हिसाब से शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, जो कि जनरली आप सुनते हैं, वो सब कुछ सिक्योरिटीज का पार्ट है। बस म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स उसके अंदर नहीं इंक्लूड होते थे जब हम PIT रेगुलेशंस के कंटेक्स्ट में सिक्योरिटी का मतलब समझते थे, पर आज जब ये अमेंडमेंट आ चुका है तो जो म्यूचुअल फंड्स और उसके यूनिट्स हैं वो भी इस सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आ गए हैं, सेबी PIT रेगुलेशंस, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस के हिसाब से। तो ये यहाँ पे कहा गया। अब और बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं फर्दर अमेंडमेंट्स के बारे में। और ये बात का विश्वास मानिएगा कि मैं सारे ही सब्जेक्ट्स के अमेंडमेंट कराऊंगा, मैं ये नहीं कि एक सब्जेक्ट के करा दिए और फिर कुछ नहीं। तो आप मोबाइल ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहीं से आपको अपडेट पता चलेगी। और साथ साथ ये मैं अपना नंबर भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा जिसमें हम CS ट्रेनिंग, जॉब वैकेंसीज, जो कि आई थिंक हम सभी को कभी ना कभी ज़रूरत पड़ेगी, वो शेयर करते रहते हैं। यही नंबर है 782744, हाँ, तो इस 7827449358, इस पर आप बोल देंगे तो वो आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, जहाँ पे ऑलरेडी आई थिंक 20,000 CS स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में होंगे, जहाँ तक मेरी समझ, इससे ज़्यादा ही होंगे वैसे। चलिए बात करते हैं एक और चैप्टर के बारे में जिसका नाम है CSR एंड सस्टेनेबिलिटी। तो CSR सस्टेनेबिलिटी एक ऐसा मुद्दा रहा है, एक ऐसा टॉपिक रहा है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ना ही सिर्फ कंपनीज के लिए, बट एज इन ये एक ऐसी चीज़ है जो कंपनी के अलावा सोसाइटी को, मुझे, आपको, हम सबको भी इफेक्ट डालती है। एंड सस्टेनेबिलिटी आई थिंक कोई भी चीज़, जब हम कोई भी फैसला लेते हैं, कोई भी चीज़ को सोच के आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है हम ये भी सोचते हैं कि ये कितना सस्टेनेबल है, कितना वायबल है, कितना प्रैक्टिकल है। आई थिंक उसी को सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। वो चीज़ आज मैं कोई चीज़ करूँ और उसका कोई, मुझे पता है कि इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा या मैं इसको बहुत दूर तक नहीं कर पाऊंगा, तो वो सस्टेनेबिलिटी नहीं कहलाएगी। सस्टेन करना मतलब उस चीज़ को आगे लेके जाना, कंटिन्यू करना। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि जब प्रोजेक्ट CSR के तौर पे चुने जाए, चूज़ किए जाए, तो उनके अंदर सस्टेनेबिलिटी देखी जाए कि आप इस चीज़ को कितना कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, अलाउड है, नहीं अलाउड है, इन सब के बारे में। बट यहाँ पे आज जो हम बात करने वाले हैं वो CSR या सस्टेनेबिलिटी एज सच एग्जैक्टली इनके ऊपर तो नहीं है, बट डेफिनेटली एक अल्टमैन Z स्कोर है, वो देखते हैं। तो ये जो अल्टमैन Z स्कोर है बेसिकली एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि क्रेडिट स्ट्रेंथ के बारे में बात करता है। सो आप जानते हैं कि क्रेडिट वर्दिनेस कह दीजिए, क्रेडिट स्ट्रेंथ कह दीजिए, क्रेडिटेबिलिटी कह दीजिए, बहुत ज़रूरी है बिजनेस के अंदर, बिकॉज उसी के बेसिस पे लोगों का ट्रस्ट बनता है एंड आप अच्छे तरीके से बिजनेस कर पाते हैं। सो कैसे आप फंड्स को, फाइनेंस को मैनेज करते हैं, ये मॉडल उसी के बारे में बात करता है। एंड इसका जो रिजल्ट होगा, जो डिसीजंस होगा, वो कुछ कैलकुलेशंस के थ्रू होके निकलेगा, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। बट अगर बेसिकली आप देखें तो यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है कि आउटपुट ऑफ द क्रेडिट स्ट्रेंथ
टेस्ट दैट गॉज अ पब्लिक ट्रेडेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लाइकलीहुड ऑफ बैंकरप्ट। सो एक ऐसी कंपनी जो कि किसी भी समय बैंकरप्सी में जा सकती है, ये जो मॉडल है ये हमें पता लगाने में हेल्प करता है कि बैंकरप्सी अगर इस कंपनी पे आएगी तो वो कितनी दूर है और कितने चांसेस हैं कि ये जो कंपनी है, जिस भी कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसमें भी ये मॉडल अप्लाई कर रहे हैं, जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, वो बैंकरप्सी में आएंगी तो कब तक आएंगी और कितना समय उनके पास है, सो दैट एक आई थिंक एक आइडिया हमें मिल जाए, जो मैनेजमेंट है वो पहले से इसकी तैयारी कर ले सो दैट ऐसी कोई भी सिचुएशन ना आए। खैर, अगर हम बात प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे लेके जाते हैं तो जो ऑल्टमैन जेड स्कोर है इसके कुछ क्राइटेरियाज बताए गए हैं कि आप किस तरीके की कंपनी है। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो जो स्कोर निकलेगा, हर कंपनी के लिए उन्होंने बेंचमार्क सेट कर रखा है। बेंचमार्क क्या है? एक मिनिमम स्टैंडर्ड है कि अगर आपका इतना परसेंटेज आ रहा है या उसके ऊपर जा रहा है तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, बट अगर इसके नीचे आ रहा है, बेंचमार्क मतलब एक स्टैंडर्ड होता है, तो अगर उसके नीचे आ रहा है तो सिचुएशन जो है वो ख़राब है और आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो आई थिंक उसी के हिसाब से यहाँ पे एक फॉर्मूलेज दिए गए हैं, कैटेगराइजेशन किया गया डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी, वेदर द कंपनी इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या वो कंपनी ऐसी है जो कि सर्विस इंडस्ट्री में है या कोई इमर्जिंग मार्केट कंपनीज हैं। इमर्जिंग मार्केट कंपनीज मतलब वो जो कंपनीज हैं जो अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है, वो स्टार्टअप भी नहीं है बट वो वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज भी नहीं है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तो अगर आप एक एक करके इसको देखना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के बारे में बात करी गई है, क्योंकि ऑल्टमैन जेड स्कोर जनरली उन्हीं पे फोकस करता है। तो यहाँ पे एक काफ़ी लंबी सी कैलकुलेशन जो है वो आपके सामने रखी हुई है, जो आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे कि ये जो नंबर्स दे रखे हैं ये उनके कुछ सेट पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे उन्होंने ये निकाला हुआ है। तो आपको समझना ये है कि जो x1 है, x2 है, x3 है, जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट्स निकालेंगे, ये क्या है। मतलब जनरली हम मैथ सॉल्व करते हैं तो बहुत बार x=100 मान लेते हैं, एजम्पशन ले लेते हैं और उसके बाद उस सवाल को आगे बढ़ाते हैं, बट यहाँ पे आप 100 ही मान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि ये जो x1 2 3 4 5 है ये आखिरकार है क्या। तो कहते हैं जो x है वो वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स है, x2 है रिटेन अर्निंग टोटल। अगर एग्जाम में ऐसा कुछ भी आता है तो आपको ये सब चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी तभी तो आप निकाल पाएंगे। तो ये घबराइएगा मत कि मैं ये कहाँ से करूँगा या कैसे होगा, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम में दी होगी इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड देयर आफ्टर ओनली इसका जो आंसर है या ये क्वेश्चन है ये प्रैक्टिकल तौर पे पूछा जा सकता है। बट जस्ट इन केस अगर एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव पे पूछा जाता है तो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एक बैंक्रप्सी की लाइकलीहुड जानने के लिए टेस्ट किया जाता है, जनरली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पे होता है, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कर सकती हैं। हमने अभी अभी देखा कि सर्विस सेक्टर में जो कंपनीज हैं या जो इमर्जिंग मार्केट में हैं, जो स्टार्टअप से कहीं आगे निकल चुकी हैं बट कोई एमएनसी या टाटा बिरला नहीं बने हैं, अभी एक स्ट्रगलिंग फेज ही जारी है, तो वो भी इस थ्योरी को अपना सकते हैं और पता कर सकते हैं कि वो कितने पानी में हैं और कहाँ से और कितना इम्प्रूवमेंट की उन्हें ज़रूरत है। तो ये यहाँ पे बात करी गई है और इसी के अकॉर्डिंगली जो हम नेक्स्ट सेगमेंट में मूव करते हैं जो कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनका भी यहाँ पे हिसाब किताब दे रखा है कि किस तरीके से आप निकालेंगे। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि x2, x3, x4 एंड x5, यहाँ पे तो x4 तक ही है, कि वो क्या क्या हैं और वो ऑलरेडी यहाँ पे नीचे मेंशन किया हुआ है। एंड सिमिलरली इमर्जिंग मार्केट का भी इसी तरीके से है। तो आई थिंक इसके ज़रिए आप कंपनी की फाइनेंशियल क्रेडिट वर्दिनेस को पता लगा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जो कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स हैं जो कि सितंबर 2022 में आए हैं, इनके अंदर भी बदलाव है। CSR को लेके डेफिनेटली चेंजेस हैं और वो सब्सटैंशियल हैं चेंजेस, मैं ऐसे कहूँगा। तो उसके बारे में आइए एक एक करके अब बात करनी शुरू करते हैं।